नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में मतगणना जारी है। 16 राउंड की मतगणना के बाद अभी टीएमसी 200 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। दूसरी तरफ बंगाल चुनाव में जबरदस्त रैली करने वाली भाजपा 80 सीटों पर आगे है। आपको बता दें, इस बार के चुनाव में लेफ्ट गठबंधन का सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। बात करें सुर्खियों में रहे नंदीग्राम सीट की, तो वहां से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं। आपको बताते चले कि अभी से ही ममता बनर्जी को चारों तरफ से बधाइयां भी मिलनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अंतिम परिणाम आना बाकी है, क्योंकि अभी सिर्फ 16 राउंड की ही गिनती पूरी हो चुकी है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का योगी सरकार पर बड़ा हमला सामने आया है। आपको बता दें कि अनुराग भदौरिया ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि चुनाव नहीं होना चाहिए तो चुनाव क्यों करवाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत मतगणना में प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कोरोना काल फैला हुआ है। आपने जबरदस्ती यहाँ पंचायती चुनाव करा दिए। पंचायती चुनाव में शिक्षक संघ कह रहा है कि कम से कम 700 शिक्षकों की मौतें हो गई। सोचिए आप। और अब चूंकि आपको मतगणना नहीं करवानी चाहिए थी तो मतगणना आपने करवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहिए, लेकिन सरकार मेंटेन नहीं कर पाई। हर जिले पे बूथ पे हजारों की संख्या में भीड़ है। अब बताइए, ये कोरोना की भीड़, ये भीड़ अपने गांव गांव कोरोना लेके जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ी है। आजम खान को इलाज के लिए लखनऊ ले जाया जा सकता है। हाल ही में आजम खान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सीतापुर जेल में पिछले 1 साल से बंद है आजम खान। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी लखनऊ से आजम खान की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। बताते चले आपको कि आजम खान कोरोना पॉजिटिव थे और कोरोना पॉजिटिव होने की ही वजह से उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। कहा जा रहा है कि आजम खान को बहुत जल्द ही लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। सीतापुर जेल में पिछले 1 साल से बंद है आजम खान। बड़ी खबर, सपा नेता आजम खान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। कोरोना संक्रमित से सपा नेता, हाल ही में आजम खान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सीतापुर जेल में पिछले 1 साल से बंद है आजम खान। कोरोना संक्रमण की वजह से उनकी अचानक तबीयत खराब हुई है और इसी कारण उन्हें बहुत जल्द ही लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। सीतापुर जेल में पिछले 1 साल से बंद है आजम खान। संक्रमित होने की वजह से हालत बिगड़ने की खबर आई है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही उन्हें लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। फिलहाल अभी आजम खान कोरोना संक्रमित है। तो एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां कोरोना महामारी के बीच सरकार ने 3 दिन का लॉकडाउन लगाया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन का साफ तौर पर अब असर भी देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन 3 दिन का लगाया गया है। इंस्पेक्टर मनोज कुमार मिश्रा ने गरीबों का धन्यवाद भी किया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। कोरोना महामारी के बीच सरकार ने 3 दिन का लॉकडाउन लगाया है। संक्रमण की बढ़ते रफ्तार को देखते हुए यूपी के अंदर वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया गया। लॉकडाउन में पुलिस का माननीय चेहरा सामने आया। भूखे पेट सो रहे गरीब लोगों को पुलिस ने खाना खिलाया। इंस्पेक्टर मनोज कुमार मिश्रा का गरीबों ने इस दौरान धन्यवाद भी किया। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी लखनऊ से, लॉकडाउन की वजह से गरीब लोगों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी बीच लखनऊ में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। पुलिस ने भूखे सो रहे लोगों को खाना खिलाया, जिसके बाद गरीब लोगों ने पुलिस का धन्यवाद भी किया।
अगली बड़ी खबर अमेठी से, जहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण। मतगणना के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के भी दिए गए दिशा निर्देश। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतगणना सुबह से ही यूपी के सभी जिलों में किया जा रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन लगातार मतगणना स्थल का निरीक्षण भी कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के भी लगातार लोगों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। मतगणना के दौरान किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। आज यूपी के 75 जिलों में सुबह से ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 8 बजे से तकरीबन सभी जिलों में मतगणना किया जा रहा है, जिसे देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मतगणना स्थल का निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि डीएम अभिषेक प्रकाश ने मतगणना केंद्र का किया निरीक्षण। जिला पंचायत केंद्र पर चल रहा है मतगणना। मतगणना केंद्र पर कोरोना नियमों का हो रहा है पालन। तो एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है सामने, जहां मतगणना केंद्र का पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया है और इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन भी करवाया जा रहा है। ये तस्वीर यूपी के लखनऊ की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पुलिस अधीक्षक ने मतगणना स्थल का औचक निरीक्षण किया और ये जायजा लेने की कोशिश की गई है कि जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं, क्या वो कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। तो अगली बड़ी खबर यूपी के मैनपुरी से, जहां पंचायत चुनाव को लेकर शुरू हुई मतगणना। 9 मतगणना स्थल पर शुरू हुई मतगणना। जिले में 12,445 प्रत्याशियों ने लड़ा था चुनाव। तो आज यूपी के तकरीबन सभी जिलों पर मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये खबर हम आपको मैनपुरी से दे रहे हैं, जहां 9 मतगणना स्थल पर सुबह से ही मतगणना किया जा रहा है। 9 मतगणना स्थल पर मतगणना की प्रक्रिया शुरू है। जिले में 12,445 प्रत्याशियों ने लड़ा था चुनाव। मतगणना स्थल पर भारी पुलिस बल भी रहा मौजूद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सदियों से चली आ रही परंपरागत जुलूस पर कोरोना की मार का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हजरत अली शहादत का जुलूस थाना शहादतगंज के काजमैन रोजे से बड़ी अदीकत के साथ निकाला जाता था और ये जुलूस 19वें रमजान की सुबह 4 बजे निकाला जाता था, जिसमें शिया समुदाय के हजारों लोग नम आंखों से शिरकत करते थे और हजरत अली के ताबूत को कंधा भी देते थे। लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से जुलूस नहीं निकल पाया। प्रशासन ने महामारी को देखते हुए जुलूस पर रोक लगा दी है। यूपी के लखनऊ की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हर साल रमजान के मौके पर 19वें रमजान के दिन जुलूस निकाला जाता था मुस्लिम समुदाय लोगों द्वारा, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस बार जुलूस नहीं निकाला गया है। ये जुलूस 19वें रमज़ान की सुबह यानी कि आज के दिन निकलना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस बार प्रशासन ने जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी थी। शिया समुदाय के हजारों लोग नम आंखों से शिरकत करते थे और हजरत अली के ताबूत को कंधा भी देते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से पूरा देश कोरोना के चपेट में आ चुका है, जिसके कारणवश ही प्रशासन ने महामारी को देखते हुए जुलूस पर रोक लगा दी है। अगली बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है, जहां मतगणना स्थल पर समर्थकों और एजेंटों ने दिखी भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, कोरोना गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन, पुलिस के दावों की खुली पोल। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी की 75 जिलों में सुबह से ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरनगर में भी मतगणना की प्रक्रिया सुबह से शुरू है, लेकिन सबके बीच लगातार लोग सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना गाइडलाइन, कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं और मौके पर जो पुलिस बल मौजूद है वो कहीं ना कहीं लोगों से कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं करवा पा रहा है।
तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मेरठ में वोटों की गिनती जारी है। बता दें जिले में 12 ब्लॉकों में 12 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां 184 मतगणना टेबल पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं और सभी मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। डीएम की माने तो सीसीटीवी के माध्यम से सभी मतगणना केंद्रों की निगरानी की जाएगी ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो मेरठ में 4,543 पदों के लिए 9,273 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा, जिसमें सबसे अधिक 4,583 ग्राम प्रधान पद के लिए 3,216 प्रत्याशियों का रिजल्ट सामने आएगा। तो खबर मिर्जापुर से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतगणना केंद्र पर कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसमें मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ एक जगह जमा हो गई थी, जहां पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद लोगों की भीड़ पर काबू पा लिया। तो ये नज़ारा हम आपको यूपी के मिर्जापुर के दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मतगणना के दौरान काफी लोग मिर्जापुर में मतगणना स्थल पर पहुंचे थे। जमकर लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया था। हालांकि मौके पर पुलिस बल भी मौजूद था और कुछ देर के बाद पुलिस बल ने इस भीड़ पर काबू पा लिया। कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ पर काबू पा लिया गया। ये तस्वीर यूपी के मिर्जापुर से चुनाव के मतगणना केंद्र पर कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाती हुई यूपी के मिर्जापुर से सामने तस्वीर आई है, जिसमें मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ एक जगह जमा हो गई थी, जिसके बाद पुलिस को भारी मशक्कत के साथ लोगों की भीड़ को काबू करना पड़ा। तो संभल में पत्रकार की गर्भवती पत्नी को एक निजी अस्पताल ने गंभीर हालत में अस्पताल से बाहर निकाल दिया। आपको बता दें महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची थी। इसके बाद देर रात महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया है। पत्रकार ने डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे साथ मारपीट हुई, डॉक्टर मेरे ऊपर रिवॉल्वर तानकर खड़े हो गए। पत्रकार ने इसके बाद थाने में इस घटनाक्रम को लेकर मुकदमा भी दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने मेरा मोबाइल तक छीन लिया और मुझे गंभीर चोटें भी आई। तो ये घटनाक्रम यूपी के संभल से पत्रकार के साथ मारपीट की घटना अंजाम दिया गया डॉक्टरों के द्वारा। आपको बता दें कि पत्रकार की पत्नी गर्भवती थी, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज करने से साफ मना कर दिया और गंभीर अवस्था में ही आधी रात में युवती को अस्पताल से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद युवती ने एक सरकारी अस्पताल में शिशु को जन्म दिया है। और इस दौरान पत्रकार ने डॉक्टर पर गंभीर आरोपी लगाई हैं कि उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। यूपी के संभल का ये हम आपको पूरा मामला दिखा रहे हैं। पत्रकार ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाया है। डॉक्टरों ने कहा है कि डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना ने अंजाम दिया, पत्रकार के साथ जमकर मारपीट की गई। यूपी के संभल की पूरी घटना। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन में हमारे संवाददाता रामवरेश जुड़ गए हैं। रामवरेश, क्या ये पूरा मामला है और क्या अभी तक कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा? रामवरेश जी, सुरभि मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद संभल के चंदोसी का है। यहाँ पे रात के समय एक पत्रकार है चंदोसी के, अनूप जी, और उनके भाई की मिसेज की तबीयत खराब हुई थी अचानक। तो वो अस्पताल हॉस्पिटल लेके गए थे। चंदोसी में हॉस्पिटल है, तो वहाँ डिलीवरी कराने के लिए गए थे। उसके बाद उन्होंने उन्हें एडमिट किया। एडमिट करने के बाद एक महिला पहले से ही एडमिट थी वहाँ पे। तो जब वो महिला बाहर हॉस्पिटल से निकल के रोड पे घूम रही थी, तो रोड पे घूमते घूमते ही उस महिला ने प्रसव डिलीवरी वहीं बाहर ही उसने शिशु को जन्म दिया, जो
शिशु था वो मिट्टी वगैरह में हो गया था। वहाँ कुछ लापरवाही दिखी हॉस्पिटल जो स्टाफ है उन लोगों की। और उसके बाद जब पत्रकार है अनूप जी, उन्होंने एक वीडियो शूट की कवरेज की, तो उस बात को लेकर के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हैं वो भड़क गए और उन्होंने उनके साथ बताया गाली गलौज की और मारपीट भी, और उसे उन्हें रात में ही करीब 11 बजे रोड पे हॉस्पिटल से निकाल के बाहर कर दिया गया। मतलब इस गर्भवती महिला ने प्राइवेट अस्पताल में ही बच्चे को जन्म दिया था बाहर। जी सुरभि, जब जो महिला थी वो एडमिट थी पहले से ही उस हॉस्पिटल में। उसके बाद वो बाहर घूम रही थी, घूमते आधे घंटे लगातार वो रोड पे इधर उधर घूमती रही। ये समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ स्टाफ की लापरवाही के कारण वो बाहर निकाल दी गई थी या फिर वो हॉस्पिटल से बाहर निकल के घूम रही थी, ये नहीं पता। उसके बाद बाहर ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया था, शिशु को। बिल्कुल, तो उस बात को लेकर के जब वीडियो बनाई गई थी, शूट किया गया था, उस बात को लेकर के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब थे वो भड़क गए। उन्होंने उस तरह का मामला उनके साथ अनूप जी के साथ किया, जो पत्रकार हैं चंदोसी पत्रकार। बिल्कुल रामरेश, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक मेरा ये मानना है, जितने भी प्राइवेट डॉक्टर है, मैं सबको तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ये बन गई है कि अगर डिलीवरी केस है तो पेट फाड़ना है, पैसा कमाना है, बस तुरंत पेट फाड़ दो, अच्छी खासी महिला का बच्चा पैदा करो और बड़ा ऑपरेशन करो, 40-50 हज़ार रुपये उससे हटो और घर भेज दो। ये उनकी मेंटेलिटी बन गई है। तो मैं ऐसे लोगों को जागरूक करूँगा कि CSC चंदोसी में आए और अपनी डिलीवरी कराएं। यहाँ नॉर्मल डिलीवरी की जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के शाहजहांपुर के, जहां कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हाल इतने बुरे हो चले हैं कि लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में दोगुने पैसे देकर मरीज का इलाज करवाना पड़ रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिलने से एक परिवार ने मरीज को पीपल के पेड़ के नीचे बैठा दिया, जिससे मरीज को पीपल के पेड़ से इलाज मिल सके। पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी लगातार सामने आ रही है। यह तस्वीर हम आपको यूपी के शाहजहांपुर की दिखा रहे हैं, जहां मरीज को ऑक्सीजन देने के लिए परिवार वालों ने पीपल के पेड़ के नीचे बिठा दिया। पूरे देश से ऐसी ही तस्वीरें दिख रही है। लगातार महामारी की वजह से अस्पताल में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है, लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि अब मरीजों को अपनों की जान बचाने के लिए, परिजनों को अपनों की जान बचाने के लिए देसी नुस्खे अपनाने पड़ रही हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला हमें यूपी के शाहजहांपुर में देखने को मिला है। से दौड़ रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब के पास में आओ, यहाँ पे ताला पड़ा होता है, कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ सहानुभूति के लिए एप्लीकेशन ले ली जाती है, जमा कर ली जाती है कि आपको कॉल कर दी जाएगी। आज तक कोई कॉल नहीं आई। मजिस्ट्रेट साहब को कॉल करो, मजिस्ट्रेट साहब साफ बोल रहे हैं कि आप जिला हॉस्पिटल में पेशेंट लेकर जाइए अगर इतनी दिक्कत है। अब जिला हॉस्पिटल में जब बेड ही नहीं है तो पेशेंट को कहाँ एडमिट करें? जमीन में पड़ा रखिए क्या पेशेंट को? वहाँ जमीनों में पड़े हुए, इतनी बुरी स्थिति है हॉस्पिटल की। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तराखंड के देहरादून की, जहां स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि आईजीएम सेना भी इस दौरान मौजूद रहेगी। इस महीने 500 आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं, 150 वेंटिलेटर और बेड 2500 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बढ़ाए गए। मेडिकल कॉलेज में जल्दी ऑक्सीजन प्लांट की भी होगी शुरुआत। 13,200 रेमडेसिविर इंजेक्शन लाए गए। ब्लैक मार्केटिंग पर आईजी अमित सिन्हा का बड़ा बयान भी सामने आया। बता दें कि उन्होंने कहा है कि शिकायत दर्ज करने के लिए 112 हेल्पलाइन नंबर पर लोग कॉल कर सकते हैं। अब तक 147 शिकायतें दर्ज हो चुकी है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड के देहरादून से सामने आ रही है। उत्तराखंड में भी संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। स्वास्थ्य सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आईजी अमित के साथ सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। एक महीने में 500 आईसीयू बेड बढ़ाए गए, ये कहा गया है। 150 वेंटिलेटर बेड और 2500 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बढ़ाए गए हैं। मेडिकल कॉलेज में जल्दी ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो सकती है। 13,200 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी लगाए जाएंगे। ब्लैक मार्केटिंग पर आईजी अमित सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया। शिकायत दर्ज कराने के लिए 112 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। अब तक 147 शिकायतें दर्ज हो चुकी है।
अगली बड़ी खबर भी उत्तराखंड के देहरादून से ही, जहां प्रदेश में कोरोना का प्रचंड प्रकोप जारी। सरकार ने जारी किया कोरोना को लेकर आदेश। आज समारोह में नहीं हो सकते हैं 25 लोग से ज्यादा शामिल। बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। पूरे देश में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है और इसी की वजह से प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश लागू किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर आदेश जारी किया गया, जिसमें अब देहरादून के अंदर शादी समारोह में 25 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते। उत्तराखंड का भी बुरा हाल। पूरे दिन में एक दिन के अंदर 24 घंटे में 6000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इन्हीं मामलों की वजह से प्रशासन की तरफ से ये नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत किसी भी शादी समारोह में उत्तराखंड के अंदर 25 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते हैं। तो वहीं पौड़ी गढ़वाल में मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने पौड़ी सर्किट हाउस में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय जोगदंडे के साथ कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत ने जिलाधिकारी से जिले के वर्तमान में किए जा रहे सभी कार्यों और संक्रमण से बीमार लोगों की पूरी जानकारी ली। बताते चले, इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि इस महामारी से बचाव हेतु सभी को सक्रियता के साथ मिलकर कार्य करने की जरूरत है और इसके लिए इसमें जनमानस की सहयोग की भी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ सब लोगों से और पूरे जनपद के लोगों से कि अगर शादी या समारोह अगर इस तरह के अगर आप टाल सकते हैं तो ये केवल आपका उपकार अपने ऊपर नहीं है, ये आपका पूरे समाज पर, पूरे जिले पर आपका उपकार होगा, पूरे प्रदेश पर आपका उपकार होगा अगर आप अपनी शादी को कुछ समय के लिए टाल दें। जब सामान्य स्थिति हो जाएगी फिर शादी भी हो गई, सब समारोह फिर होंगे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हरिद्वार की, जहां हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर और पतंजलि योगापीठ के आचार्य बालकिशन के साथ मेला नियंत्रण सभागार में पतंजलि और सरकार के सहयोग से बेस चिकित्सालय कुंभ मेला और बाबा बर्फानी चिकित्सालय दूधाधारी के संचालन किए जाने को लेकर अहम बैठक की गई है। आपको बता दें कि बैठक में संयुक्त संसाधन और सेवाओं से चिकित्सालय संचालन के लिए अनुबंध पर विचार विमर्श करते हेतु पतंजलि की ओर से स्टाफ नर्स, आयुर्वेदिक चिकित्सक, योग परीक्षक और भोजन के साथ साथ स्टाफ के लिए आवासीय सुविधा को लेकर भी सहमति बनी। जिला प्रशासन की ओर से अन्य डीएचएसी, डीएचसी की तरफ से भी सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। चाह रहे हैं बहुत जल्दी ये भी डीसीएच बन जाएगा का मतलब जो है क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी शुरू हो जाएगा। शुरुआती तौर पर जो है ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स के साथ हम इसको शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे जो है जो टेक्नीशियंस जो ट्रेनिंग मिल जाएंगे उसके बाद जो है वो वेंटिलेटर सपोर्ट भी वहाँ पे मिलेगा। सर पतंजलि के द्वारा क्या सहयोग दिया जा रहा है सर? उसमें उनके ओर से जो है स्टाफ नर्सेस दे रहे हैं, आयुर्वेद डॉक्टर्स दे रहे हैं, योग प्रशिक्षक दे रहे हैं। काफ़ी मात्रा में एंटायर जो लॉजिस्टिक्स है जिसमें खाना पीना, उनका रहना और इस प्रकार का जो है काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। सर कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, कब तक चालू जाएंगे? बेस हॉस्पिटल और बाबा बर्फानी दोनों में उन्होंने सपोर्ट करने का आश्वासन दिया है। इसमें बेस हॉस्पिटल है 150 बेड वाला, बाबा बर्फानी 500 बेड वाला है। बाबा बर्फानी हॉस्पिटल में अभी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां राजधानी बना कोरोना का हॉटस्पॉट। राजधानी में एक्टिव केसों की संख्या 17,431। हरिद्वार में एक्टिव केसों की बात की जाए तो 10,399 तक पहुंच चुका है। नैनीताल में एक्टिव केसों की संख्या 6,685। संक्रमण की रफ्तार उत्तराखंड में बेकाबू है। 6,000 से ज्यादा मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। देहरादून सर्वाधिक मामले देहरादून के अंदर से सामने आ रहे हैं और उसके बाद फिर हरिद्वार, यानी कि उत्तराखंड में कोरोना विस्फोट लगातार देखने को मिल रहा है। 6,000 से ज्यादा मामले प्रतिदिन दर्ज किए जा रहे हैं। नैनीताल में एक्टिव केसों की संख्या अब 6,685 तक पहुंच चुकी है। नैनीताल, हरिद्वार
देहरादून, ये ऐसे जिले उत्तराखंड के जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित लोगों की जान भी इन्हीं जिलों में जा रही है। कोरोना की रफ्तार लगातार पूरे देश में बेकाबू है। 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं पूरे देश के अंदर। उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, केरल, मुंबई ऐसे राज्य जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और इससे अब उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा है। उत्तराखंड में भी रोजाना तकरीबन 7,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून और फिर हरिद्वार, नैनीताल ऐसे जिले जहां सबसे ज्यादा संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। बोल लो।